चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बेटा ज़हन में रखिएगा। ओके। अरे आप पहले से ही कामयाब हैं। सॉरी सॉरी फॉर बार्जिंग इन। कोई नहीं इंशाल्लाह। अच्छा बेटा जी, तो गुज़ारिश ये है कि लॉ या हम बात करें कि आपका जो ख़ास तौर पे फेयर है, मेरा एक जूनियर भी है, फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, कोलीग भी है, साथ भी रहता है, तकरीबन 3-4 साल जूनियर है। वो भाई साहब की उनकी एक ऐसी रूटीन है, इतना नाइस बच्चा, बहुत ही डिसेंट। आप आवाज़ से लग रहा है जिस तरह के आप हैं, सेम वही चीज़ है। उस भाई साहब की एक वीकनेस है कि वो जो पेपर पढ़ते हैं, वो अटेम्प्ट नहीं करते। जिसकी वो तैयारी करता है, वो देता नहीं है। 3-3 पेपर का उसने एडमिशन भेज देना होता है, एट द एंड जब पेपर देने की बारी आती है, वो शायद ही कोई एक आधा देता है, नहीं तो नहीं देता। और इस टाइम भाई को तकरीबन 5-7 साल हो चुके हैं सीए के अंदर, अभी मेरे ख्याल में कैफ का एक आधा पेपर ही क्लियर हुआ होगा, उसने बीकॉम करके ग्रेजुएशन जॉइन कर लिया। बेटा ये एक डर उप्स। होता है, इसको कहते हैं फेलियर का डर। तो कुछ फैक्टर हैं या कुछ बातें हैं जो अगर आपके ज़हन में पहले से मौजूद होंगी, तो मेरे ख़्याल में ये वाली चीज़ आपके ज़हन से रिमूव होगी। 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि बेटा आप सॉरी पेपर देने से आप अवॉइड करते हैं। कमर बेटा आप अपना कैमरा जो है उसे ऑफ कर लें। नीचे ऑप्शन होगा छोटा-सा, या मैं खुद ही कर लेता हूँ यहाँ से। माइक म्यूट रखें बेटा तमाम। ओके। खुबैर मैं थोड़ा-सा आपकी बात का पहले आंसर कर देता हूँ कि ये 2-3 वजूहात की वजह से होता है, जिसकी वजह से हम एक पेपर में अटेम्प्ट ही नहीं करने जाते। पहली वजह बेटा ये होती है कि हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस, या आप कह सकते हैं कि हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस या तैयारी की ही नहीं होती। दूसरी वजह बेटा होती है कि अगर आप रहते हैं हॉस्टल में, तो आपके फेलोज़, कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ वाला आपके अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो मोस्ट चांस ये होता है कि आप अपने वाला पेपर देंगे, उसका नहीं देंगे। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ एक छोटी-सी, अपना मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, शायद आपको जी इससे जी। कुछ फ़ायदा मिले। बेटा हुआ ये कि लास्ट अटेम्प्ट थी मेरी, मुझे एफएआर 2 ने बहुत ज़लील किया, मतलब जितना कर सकती थी किया है, और किसी सब्जेक्ट ने नहीं किया। मेरे मेजॉरिटी सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड अटेम्प्ट में होते थे। ओल्ड पॉलिसी में थे तब सिलेबस और हुआ करता था। खैर, तो हुआ ये कि बेटा मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी, मतलब जिसमें मैंने क्वालीफाई किया था, उस अटेम्प्ट में मेरा एफआर 2 फिर अड़ गया था। मेरे बाकी सब्जेक्ट तकरीबन सारे फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले थे, 3 सब्जेक्ट थे मेरे उस टाइम। और मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी उस टाइम रिपोर्टिंग की शायद या छठी थी या सातवीं अटेम्प्ट थी। मतलब ऐसा हुआ कि जब से भी मैं मॉड के लिए, इसके लिए, अकाउंटिंग के लिए एलिजिबल हुआ था, मैं अकाउंटिंग के साथ 1-2 पेपर साथ में मिलाता रहा था, वो निकलते गए, अकाउंटिंग रहता गया ऑटो। मेरे अपने पढ़ाए स्टूडेंट पास हो गए। अच्छा, अब हुआ ये कि लास्ट दिन जब मेरा पेपर था, मैंने तीनों का एडमिशन भेज दिया। काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे सीए के अंदर, सीए इंटर के अंदर, और बहुत सारी टेंशन्स थी ज़हन में। ख़ैर, मैं पेपर दे के आया, मेरे ख़्याल में आई थिंक बीएम का पेपर जो था, वो रिपोर्टिंग के पेपर से पहले था। मैं पेपर दे के वापस आया, मेरा एक रूममेट मसूद, मैंने सुबह उसका ज़िक्र किया था अपने एक दोस्त का, वो वहाँ पर उस टाइम क्लास मेरे साथ रहता था। उसकी रिपोर्टिंग जो थी पास थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास था, और उसे मैंने पढ़ाई थी। अच्छा, क्या बात। अब मैं बीएमबीएस के पेपर दे के आया हूँ, तो मैंने इतना लिखा था, मैं क्लास का मेरे ख्याल में उस टाइम एग्ज़ाम सेंटर का वाइस स्टूडेंट था जिसने एक्स्ट्रा शीट माँगी थी। मतलब इतना लिखा था, और मेरी आदत है मैं पेन को ना थोड़ा पकड़ के लिखता हूँ, कस के ज़बरदस्त। तो वो मेरी उँगलियाँ सूज जाती हैं। पेपर दे के आता हूँ ना, तो मेरी ये जो क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स वाली जगह है, थंब्स के जो टिप्स हैं, ये सूज जाती हैं। मतलब बिल्कुल सेंसलेस हो जाती हैं। इस तरह का हाल होता है 3 घंटे लिखने के बाद। मैं पेपर दे के आया, और उसके बाद मेरे ख्याल में छुट्टी भी नहीं थी, और उसके फ़ौरन एडजेसेंट पेपर था अकाउंटिंग का। तो मैंने दोस्त ने कहा, मैं आके सो गया। वही मेरे दोस्त ने कहा, उसने महसूस ने कि भाई आपने सुबह पेपर नहीं देना। मैंने कहा नहीं यार मेरा मूड नहीं है। कहता वजह? मैंने कहा 2-3 वजूहात हैं, एक भी नहीं है। पहली वजह ये है कि भाई मैं 3 पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता इनमें से कोई भी ना निकला और रिपोर्टिंग भी वापस आ गई, तो मेरे पास 1 अटेम्प्ट बचेगी, उसके बाद मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। दूसरी वजह ये है कि भाई मेरे इस टाइम हाथ काम नहीं कर रहे। सुबह तक भी मुझे यकीन है कि ये काम नहीं कर रहे होंगे। मैं लिख भी नहीं पाऊँगा। तीसरी वजह ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इसको रिवाइज़ कर पाऊँ। मेरा माइंड ब्लैंक है। कॉन्फिडेंस मेरा इतना शैटर हुआ था उसके ऊपर कि आप सोच सकते हैं कि भाई मैं जो था बीए और इन साइड पे मूव करने का मैंने सोच लिया था
कि यार उधर ही चला जाए। हालाँकि मेरा एफएससी में मैं 86% मेरा उस टाइम 2009 में मेरा बना था मेरिट, और मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में, मेरा बीएस मैथमेटिक्स में नस्ट में हो गया था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा यूआईटी में एडमिशन हुआ था। खैर, उसके बावजूद मैं सीए में आया था। तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी ये प्रोफाइल हो कि जिसका 80% प्लस रेशियो रहा हो 2010, 9, 11 वाले बैचों में, अब तो खैर 90% भी चला जाता है, 95%, 98% पे मेरिट पहुंच चुका है। अच्छा, उसके बाद बेटा ये हुआ कि मैं उस टाइम फुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि घर वालों को मैं क्या बताऊंगा। मैं अपनी क्लासेस का टॉपर, 10th में जिसके 95% मार्क्स थे, वो 50% लेके पेपर नहीं पास कर पाया। मतलब करता क्या रहा हूं मैं लाहौर में। खैर, मेरे पास काफी सारी रीजन थी, मैंने उसको बताई। वो कहता कि हाफिज तूने पेपर देने जाना है सुबह। अब वो मेरा दोस्त भी था, छोटा भाई भी था, मेरे तमाम दोस्तों में सबसे अच्छा दोस्त है, और वो अकेला है जो मेरे साथ फ्रैंक होता है। नॉर्मली मेरे दोस्त मेरे साथ फ्रैंक भी नहीं होते, और इस हिसाब से कहूँ तो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट ही है। ओके, सुबह रात मैंने कहा चले मैं अभी सोते हैं, सुबह उठ के देखेंगे। मैं एज इट इज रात को सो गया। सुबह तकरीबन 6 बजे वो भाई उठता था, उसकी आदत थी। वो सुबह सुबह का टाइम होता था, उसने वाकशाक करता था वहीं पे खड़े होकर, गाने शाने सुबह सुबह लगा के वो सुनता था, मस्त माहौल बनता था। तो खैर उसने मुझे जनाब जी उठाया, उठा के कहता है इस पेपर नहीं देना। मैंने कहा नहीं देना। वो मुझे झंझोड़ा है। उसके बाद गया नीचे से, चाय लेके आया, बिस्कुट लेके आया, उसने बनाए तैयार किए, मुझे खिलाया। कहता है यार तू ये खा और पेपर देने जा। मैंने कहा यार मसूद मैंने फेल हो जाना। कहता तू जा, पेपर लेके वापस आ जाइयो, नहीं फेल होता तू अटेम्प्ट ना करियो, पेपर लेके आ जा, एग्जाम सेंटर में ना जा। मैं फिर भी नहीं हूं, मुझे पता है कि उस बंदे ने मुझे कैसे घसीट के बाइक के ऊपर बिठा दिया, और मैं सिर्फ ये सोच के गया कि मैं जा रहा हूं, आधा घंटा बैठूंगा, पेपर देखूंगा, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। मैं पेपर में चला गया। पेपर आया, मैंने करना शुरू किया, सिंपल स्ट्रेटजी के साथ पेपर किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बेदिली से पेपर किया जिस तरह कर सकता था। पेपर करने के बाद जब मैं वापस आया तो मसूद कहता है हाँ की बढ़ना है। मैं क्या पुत्र इस बार भी मकबरा ही बढ़ना है। हमारी वर्डिंग यूज होती थी मकबरा बना है जब कोई पेपर पास नहीं होता था। खैर, रिजल्ट के दिन करीब आए, गलतियां भी याद आना शुरू हो गई कि ये भी किया था, वो भी किया था। अब रिजल्ट वाला दिन है, आप खुद सोचें बेटा कि क्या हालत होनी है उस टाइम के। मेरे 3 पेपर हैं जिसमें एक पेपर की मेरी एक अटेम्प्ट बाकी है। अगर मेरे तीनों भी वापस आ जाते हैं तो मैं फीस कहां से दूंगा? अगले 6 महीने में घर वालों को क्या क्या के पैसे लूंगा, खर्चा लूंगा। फीस भी दी तो एग्जाम फीस भी तो है, ट्यूशन फीस भी तो है, सेल्फ स्टडी पे चले मैं कर लूंगा, मैंने 60-70% सेल्फ स्टडी पे किया हुआ था। लेकिन कहाँ से, इतना टाइम कहाँ पे है मेरे पास? सुबह 8-9 बजे का टाइम था, 8 साढ़े 8 का टाइम। तो हमारे यहाँ एक उस वक्त मिथ चलती होती थी, या अब भी शायद ये वैलिड है, कि जो स्टूडेंट पास होते हैं उनका रिजल्ट 8:30 के फौरन बाद आना शुरू हो जाता है। आई कैप की तरतीब है भेजने की, पहले पास भेजता है, फिर परमानेंट क्रेडिट, और फिर फेलियर भेजता है। तो बैठे 8:30 बजे, हालत मेरी आउट, कमरे में मैं अकेला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भाई क्या होना है। और ये मुझे कंफर्म था कि अकाउंटिंग आई वापस, और कुछ हो ना हो। मैंने तकरीबन कोई 85 या 80% पेपर किया था, पेपर भी पूरा नहीं किया था, और कोई क्वेश्चन पूरा नहीं किया था। ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई क्वेश्चन पूरा नहीं किया था मैंने। कभी कोई बैलेंस शीट टैली नहीं की थी, फाइनल रिजल्ट किसी का नहीं निकाला था, मैंने जस्ट फॉर्मेटिंग की थी, पुटिंग की थी, दैट्स इट। ओके, मैं रिजल्ट वाले दिन सुबह बैठा हूं, तो मेरी आदत थी, मैं क्या करता था कि चिप्स वगैरह ये चीजें फ्रस्ट्रेशन में खाना शुरू कर देता, चलो यार थोड़ी सी एनएक्सिटी डाउन हो जाए उससे। तो 8:30 हुए, कोई रिजल्ट नहीं है, 8:40 हो गए, कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने कहा ऑफिस, पास वाली तो निकल गई लिस्ट, परमानेंट क्रेडिट में शायद है। 8:45 मुझे दोस्त का मैसेज आया, मैंने कहा क्या बना? कहता है मैं पास हो गया। मैंने कहा वो पास वाले तो निकल गए। एक और मैसेज का आया, मैंने कहा क्या बना? उसका लॉ भी ऑडिट भी हम था। कहता है भाई मेरा ऑडिट निकल गया। मैंने कहा ये परमानेंट क्रेडिट। 9 बज गए, मुझे मैसेज नहीं आया। मैं तकरीबन 90% श्योर हो चुका था कि पाई फेल हूँ। तो एक और रूममेट था, वो उस वक्त आर्टिकल में था, स्टूडेंट दोस्त था मेरा, क्लास फेलो ही था। उसने मुझे कॉल की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाँ हाफिज कैसा है? मैंने कहा यार अभी तक तो ठीक हूँ। कहता फिर मुबारक हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा ये है कि भाई अभी तक रिजल्ट नहीं आया। कहता नहीं तू पास है। मैंने कहा मैं कैसे पास हो सकता हूँ? कहता नहीं तू पास है, मैंने गजट से देख लिया है। मैंने कहा नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, नाम की स्पेलिंग बता। अब मेरे नाम की स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, MUHUDDI, तो बहुत ही कम लोग हैं जिस तरह प्रोनाउंस कर पाते हैं। उसने मुझे बताया। मैंने कहा नहीं, ये नाम तुझे पता है, CRN भी पता है, तू मुझे मेरे अब्बू का नाम बता। तो उसने मेरे अब्बू के नाम के मुझे स्पेलिंग बताया, उसके बावजूद भी मैंने कहा कि मुझे स्क्रीनशॉट भेज। उसने मुझे स्क्रीनशॉट जब भेजा, गजट का, वेबसाइट हैंग होती है हमारी, उस टाइम जहाँ पे हम रहते थे वहाँ का नेट नहीं था, 1 MB स्पीड थी शायद उसकी, तो ऑफिस के नेट ज़्यादा स्पीड थी, वहाँ उसने उसको एक्सेस कर लिया था। तो मैं छलांगे मार रहा था और मुझे समझ नहीं आती मैं किधर जाता।
पूरे हाल में, मतलब मैं अकेला भाग रहा हूँ, सारे अपने अपने कामों पे गए हुए हैं या घरों में है। मैं रिजल्ट वाले दिन घर से भाग जाता था। मैं हमेशा हॉस्टल में जाके रिजल्ट सुनता था, घर नहीं सुनता था, इतना हौसला ही नहीं रहा कभी हमारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या, मैं चीखे मारी जा रहा हूँ सारा कुछ। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आंटी रहती थी, वो आ गई, हाफिज बेटा खैरियत तो है, क्या हुआ है आपको? मैंने उसे बताया मैं पास हो गया हूँ। खैर, तो यकदम पास होने के बाद आपको पता है कौन कौन सी टेंशन रिड्यूस हुई थी? मैंने आगे 1.5-2 साल कोई फीस नहीं दी, मैंने 1.5-2 साल आगे कोई पेपर पास नहीं करना, रिजल्ट नहीं आना मेरा कोई आगे, मेरा टाइम वेस्ट होना बंद हो चुका है। जो मुसलसल वेस्ट हो रहा होता है इस स्टेज के ऊपर, आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाए ना, आपका टाइम काउंट है, आप पेपर पास ना करें करें ना करें, वो वाला इफेक्ट नहीं होता जो आपका कैप से पहले पहले तक होता है। तो लिहाजा आपको नहीं पता होता कि आपकी तैयारी क्या है। एट द एंड एग्जाम था डेट के ऊपर, मैं यहाँ पे अरबिया मौजूद हैं, बाकी स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जुनैद भी मौजूद है, इनको मैं इनकी क्लासों में बताता रहता हूँ कि भाई एग्जाम से पहले आप ब्लैंक होते हैं। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप यहाँ पे 10 बैठे हैं, 10 से पूछ लें, मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आपको अपना लगता होगा ना कि आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपको आता नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। यहाँ हम 10-11 स्टूडेंट बैठे हैं, सबका यही हाल है। जो मेरे पास कर चुके हैं बच्चे, आप कहेंगे मैं उनके साथ आपकी काउंसलिंग करा दूंगा, वो भी यही बताएंगे कि ब्लैंक होते हैं, हर बंदा ब्लैंक होता है। अभी जुनैद ने बताया कि मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि जो चीज नहीं आती वो छोड़ दो, पेपर के बीच में आपको याद आना शुरू हो जाती हैं चीजें। तो ये हमारा एक दिमाग है और ये हमें धोखा देता है इंतहाई क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। तो लिहाजा इस चीज को आइंदा कभी आप अपनी रुकावट ना बनने देना। भाई फीस भर दिया, अटेम्प्ट किया ना, कर दो यार, क्या पता नसीब कहां पे खड़ा हुआ है। ओके, तो खुबैब कुछ बातें समझ आई? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, खुबैब जो है वो गायब हो चुका है, उसका नेट का मसला है मेरे ख्याल में, आई थिंक। अच्छा, तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करते हैं। बेटा देखें, बात सुने पहले जरा इत्मीनान से। आपका अभी अभी आया है रिजल्ट, अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बात करेंगे, बेसिक वगैरह आप सबको पता है, मोटिवेशन वो चीज़ें छोड़ दें। अब हम जरा अपनी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अब हमने इसको टैकल कैसे करना है, इस जिन को निकालना कैसे है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी फर्स्ट स्टेज पे एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये थ्रू आउट आपको हर क्लास में याद होनी चाहिए। हर टेस्ट में मुझे नजर आना चाहिए कि आपने जो मैंने आज बातें की हैं इनको अप्लाई किया है। आज का लेक्चर जो है ये बेस है, बाकी हर टेस्ट के बाद हम डिस्कशन करेंगे, मैं आपको टिप्स भी दिया करूंगा, एग्जाम टेक्निक्स भी बताऊंगा, एग्जामिनर की अप्रोच क्या है वो हम ज़ाहिर सी बातें देखेंगे, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने देखनी है। तो बात करते हैं बेसिकली हम लॉ की। बेटा बेसिक आप सबको पता है कि दो पोर्शन है इसके, एम लॉ और सी लॉ। इसका मार्जिन भी 50% है, इसका मार्जिन भी 50% है। इसके फिर मजीद दो पोर्शन है, 15 नंबर एमसीक्यूज हैं और 35 नंबर थ्योरी है। सेम इस तरह इसके भी 15 एमसीक्यूज हैं और 30 मार्क्स जो हैं वो थ्योरी है। अब यहाँ थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी कोई ओल्ड बुक, कोई ओल्ड नोट्स काम नहीं आने वाले। पिछली अटेम्प्ट में आपने जो पेपर दिया है, जो सिलेबस था, अब वो एज इट इज नहीं रहा। मतलब क्या था? पिछली अटेम्प्ट में हम कहते थे कि ओल्ड बुक प्लस सप्लीमेंट, ये लास्ट अटेम्प्ट का सिलेबस था। अब ये सिलेबस नहीं है, इसमें मजीद एडिशन हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सी एडिशन हुई। तो लिहाजा आपके पास कोई ओल्ड बुक है, कोई आपके पास नोट्स हैं, कोई आपके पास कोई भी चीज़ है जिसके ऊपर आप फुली तकिया करके प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटजी गलत है। उसकी वजह यह है कि कुछ टॉपिक ऐसे ऐड हुए हैं जो एक्सटेंसिव टॉपिक हैं और 99% चांस है कि यही टेस्ट होना इस बार। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जरा बुक पैटर्न के ऊपर, उसके बाद फिर हम आगे बुक करेंगे और देखेंगे कि भाई एग्जाम के अंदर हमने कौन सी मिस्टेक्स की थी। आपको खुद समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपने क्या क्या कुछ करके आए हैं, कौन से गुल खिलाए थे जिन चीजों का हमें नहीं पता था। पहले थोड़ी सी जनरल डिस्कशन करता हूं। मुझे एक बात बताएं बेटा, क्या बिजनेस लॉ की आई कैप के साथ कोई जानी दुश्मनी है? बताएं मुझे, आंसर इट। नहीं सर। नहीं है। कोई जायदाद का पंगा? नहीं सर। नो नहीं सर। है। कोई फूफी ताई मारी हो बिजनेस लॉ ने आई कैप की?
ना नहीं, सर। हाँ नहीं मारी। अब मारी होती तो मेरे ख्याल में ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए था उसे। तो खैर ये रिश्तेदारी होती है, हर किसी की अपनी अपनी होती है। तो जब हमें ये पता है कि भाई बिजनेस लॉ की आई कैप के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि बिजनेस लॉ कभी 30% क्रॉस क्यों नहीं करता, 27, 28, 25 पे क्यों रहता है? इसकी क्या वजह है आपके ख्याल? स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, मुझे नहीं लगता। ओके माशाल्लाह। सर लेंथी कोर्स की वजह से होता है सर। अच्छा कोर्स लेंथी है। दूसरा सर और लॉ सर की ये एक्सपीरियंस वगैरह करनी पड़ती है सर, या तो फिर वो सही लिख नहीं पाते इसका। आपने काफी सारे पॉइंट्स को समराइज किया है। पहला पॉइंट आया कि बच्चे पढ़ते नहीं है। मुझे ये बताएं कि क्या लॉ ने किसी बच्चे की स्पेशल फुफी मारी हुई है? नहीं सर। तो फिर बाकी सब्जेक्ट पास हो रहे हैं, उनके 50-50% पे रिजल्ट जा रहे हैं, लॉ का क्यों नहीं जा रहा? जिसने नहीं पढ़ना वो तो वो भी ना पढ़े फिर। सर हमें पेपर नहीं अटेम्प्ट करना आ रहा सही तरह। हाँ अब बेटा ये बात है, माइक म्यूट करें। तो आई कैप ने किसी की फुफी नहीं मारी भाई, ना बिजनेस लॉ ने उसकी फुफी मारी है। बेटा बात यह है कि हम हर भैंस को एक ही लाठी से हाँकने के आदी हैं कि भाई हमारा हमारा रट्टा स्ट्रांग है, रट्टा मारो और जाने दो, या हमारी अकाउंटिंग स्ट्रांग है, एक ही पैटर्न पे हमने सारे सब्जेक्ट लेके चलना होता है। अब अगर आप बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, तो भाई सिर्फ स्टूडेंट लॉ ही नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, बाकी क्या बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो, अच्छा मुझे ये बताएं कि लॉ फारसी के अंदर लिखी हुई है, पश्तो के अंदर है? यहाँ पे कोई पठान मौजूद है तो वो बता सकता है एनालाइज करके। आना है हमारी इंग्लिश क्लास में है में? सर जी। अच्छा इंग्लिश में, माशाल्लाह इंग्लिश में। खैर इतना हमें पता चल चुका है कि जो क्या कहते हैं ये इंग्लिश में है बुक। अब ना तो ये फारसी के अंदर है ना ये इंग्लिश के अंदर है, क्या बिजनेस मैनेजमेंट फिर किसी और जबान में है, पंजाबी में है कि उसका थोड़ा सा रिजल्ट बेटर होता है, या अकाउंटिंग का या इकोनॉमिक्स का या इंट्रो का या एएफसी की इंग्लिश की बात कर लें तो वो पश्तो में है? सर सब इंग्लिश के अंदर है। सब इंग्लिश में है। तो बेटा देखें, अगर तो आप कहते हैं कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहा, गलत बात। सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ेगा ना, एक निकम्मा आलसी है, वो पैदाइशी निकम्मा आलसी है, हैं? निकम्मे ने निकम्मा ही होना और हो जाना निकम्मा उसने, ये तो नहीं है ना कि एक सब्जेक्ट छोड़ देना बाकी पढ़ लेने। नहीं बेटा। अच्छा ये कहें कि भाई क्लासेस नहीं लेते बच्चे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट क्लास लॉ की क्लास में होता है। एएफसी के अलावा अगर आप कैफ के कभी क्लासेस अटेंड करके देखें किसी टीचर की, सब मेरी अपनी क्लासेस, सबसे ज्यादा स्टूडेंट लॉ के अंदर होता है। अब जहां पे वीकनेसेस हैं बेटा, वो चीजें हमें हाईलाइट करनी है। पहली बात मैंने आपको बताई कि हम एक ही लाठी से तमाम भैंसों को हाँकते हैं, ये सबसे बड़ी गलत अप्रोच है। हर सब्जेक्ट दूसरे से डिफरेंट है। अकाउंटिंग का अपना एक तरीकाकार है, उसका अपना एक मुंह सर है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, तरीकाकार है, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसका अपना एक कंसेप्ट है। इस तरह इकोनॉमिक्स का अपना है, लॉ का अपना है, बीएम का अपना है, टैक्स का अपना है। तो भाई आप एक ही लाठी से तमाम सब्जेक्ट्स को नहीं हाँक सकते, आपको हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी डिफरेंट अपनानी पड़ती है। अब ये स्ट्रेटजी कौन बताएगा? आप स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप खुद डिफाइन करें स्ट्रेटजी को। अच्छा दूसरी बात आई कि भैया जी लॉ का सिलेबस जो है वो लेंथी है बहुत ज्यादा। चलें एनालाइज करते हैं, मेरे साथ रहिएगा माशाल्लाह। हम आपसे मिलते हैं जनाब जी इसी क्लास में। अब थोड़ा सा मैं इस पेज को बड़ा कर लूं, मुझे पहले कर लेना चाहिए था, खैर अच्छा ओके। मैं ये से ज़रा थोड़ा सा टाइम दें, बीच में अगर इंटरप्ट हो रहे हैं, आपके फ्लो में आ रहा हूँ। ओके तो भैया हमारी क्लास बहुत लंबी होने वाली है, 40 मिनट का इसका लिमिट होता है, मीटिंग एंड हो जाएगी, हम दूसरी कर लेंगे। आज हम खुल के बात करने वाले हैं, इसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। अच्छा तो मैं बात कर रहा था कि बेटा जी देखें, ओके मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि हमारी जो पेपर लेंथ थी लॉ का, अगर मैं बात करूं इस टाइम आई कैप बुक की, ओल्ड बुक की, नई बुक के अंदर तो बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्वेश्चन वगैरह ऐड करके 500 पेजेस कर दिए थे। ओल्ड बुक तकरीबन 300 पेजेस की थी। इसमें सी लॉ का पोर्शन जो था वो 50 मार्क्स का था। उसके पेजेस मुश्किल
कोई तकरीबन 125 के करीब थे। अगर हम इसी एम लॉ का पोर्शन जो था 50 मार्क्स का था, इसके अंदर चैप्टर 1 था 5 पेजेस, उसका वेटेज था 4 से 6 मार्क्स का। चैप्टर 18 था 20 पेजेस मैक्सिमम, वेटेज है 15 मार्क्स। चैप्टर 17 था तकरीबन कोई 18 पेजेस, ये 18 था, ये 17 था, इसके 18 पेजेस थे, वेटेज था 15 मार्क्स का। 50 नंबर और 30 नंबर कितने हुए? 80 और 5 85 कितने पेजेस हुए? 125 5 130 15 145 और 15 160 पेजेस के अंदर बेटा 85% कोर्स कंप्लीट हो रहा है। बाकी 140 पेजेस का वेटेज 10 से 15 नंबर का है। तो कहां से लेंथी है? आप क्या 85% की तैयारी करके गए थे? कैसे करके गए थे बेटा? 60, और अगर हम इनके नोट्स बनाए ना तो ये तकरीबन कोई 70 पेजेस बनते हैं सारे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे नोट्स हैं बुक के। चैप्टर 1 9 पेज हैं सारे, 10 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर सारे हैं अब नई बुक के अंदर। तो मुश्किल 50-60 पेजेस हो जाएंगे यार, 70 हो जाएंगे ज्यादा। सारों को मिला के 100 पेजेस भी नहीं बनते पूरे इसके, और 85 मार्क्स इसके हैं, जबकि बाकी सारे पोर्शन के 10 से 15 मार्क्स थे। आप बात कर रहे हैं कि पेपर लेंथी था, सब्जेक्ट लेंथी था। बीएम की बुक के टोटल 300 पेजेस हैं, अगर उसके नोट्स बनाए जाए तो तकरीबन 125 पेजेस के बनते हैं, इससे भी कम बनते हैं। तो गलती यहां पे भी नहीं है, सिलेबस बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। अभी आप देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, 15 दिन के अंदर हम कंपनी लॉ साइट पे करेंगे, उसके बाद इसके इंशाल्लाह हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और एम लॉ की तरफ मूव कर जाएंगे। यहां पे नहीं है गलती भाई, बुक के अंदर, कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर लेंथी होने की वजह ये चीजें मिस्टेक है ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने कहां पे क्या मिस्टेक्स की होती हैं। अब आप एनालाइज करिएगा अपनी तैयारी को खुद। आई कैप के अंदर बेटा मैं एक बात कहता हूं कि आपका 30% नॉलेज मैटर करता है, जस्ट जो आप पढ़ के गए हैं, जो आप रट्टा मार के गए हैं, जो आप सारा कुछ करके गए। कैसे? मैं आपको बताता हूं। मुझे बताएं कि आई कैप के जो स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, स्टेट या डिस्क्राइब सब्सिडरी कंपनी, इस तरह के कितने क्वेश्चन होंगे एक पेपर के अंदर? कितने होते हैं नॉर्मल इस तरह स्ट्रेट क्वेश्चन? कोई आइडिया? तुक्का लगा दो यार, 3 4 5 बस। तकरीबन 4 5 क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो, 5 कर लो, मैक्सिमम 30 नंबर के हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। ऐसा है ना? ऐसी बात है जी सर। तो बेटा जब ये 30 मार्क्स का सिर्फ ये नॉलेज है, ये वो क्वेश्चन है जो आपका रट्टा टेस्ट कर रहा है। 70% जो है वो आपकी बुक के ऊपर बेस ही नहीं कर रहा भाई, वो उसमें आपका नॉलेज टेस्ट ही नहीं हो रहा। उसमें आपका क्या टेस्ट हो रहा है? उसमें आपकी अप्रोच टेस्ट हो रही है, आपकी ड्राफ्टिंग टेस्ट हो रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग को एक्सक्यूज कीजिएगा, मेरी नॉर्मली थोड़ी सी बेहतर रहती है इससे, आज मैं इसको भी मार्कर को भी भूल गया छोटा करना, और ये भी अच्छा। अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्फिडेंस, और ग्रिप, ये 5 चीजें हैं जो नॉर्मली आपके पेपर का 70% पेपर जो है वो कंप्राइज करती हैं। और मैं आपको मजे की बात पढ़ाऊं कि ये 70% हमें पढ़ाया ही नहीं जाता। उसकी वजह क्या है कि बेटा जहां पे भी हमें पढ़ाया ऐसा है कि हमने सारी बुक करनी है भाई, 300 पेजेस की बुक पढ़ते पढ़ते ही टाइम खत्म हो जाता है। आप क्यों स्टूडेंट को सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ाते और उसके अलावा वो चीजें क्यों नहीं बताते जो वाकई ही एग्जाम में मैटर करती हैं? एक्सक्यूज मी सर, अपना माइक डिस्टॉर्शन काइंडली क्यों होती है? रीएडजस्ट कर लीजिएगा सर, अपना माइक रीएडजस्ट कर लीजिएगा, डिस्टॉर्शन आ रही है काफी।
नहीं सर, Not कंटिन्यूअस डिस्टॉर्शन। अरे कुछ नहीं दे रहा। नहीं सर, सर अभी बिल्कुल आवाज भी काफी डिस्टर्ब है, आवाज आ ही नहीं रही आपकी। सर, आवाज नहीं आ रही पिछले 2 मिनट से। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अब क्या कंडीशन है भाई? जी सर, अब सही है परफेक्ट। सर। अब ठीक हो बिल्कुल गई ठीक सर। है। ओके, चले माशाल्लाह। मैं पिछले 2 मिनट से इतना कुछ बता रहा हूँ तो फौरन बताया करें, परेशान नहीं होना। ओके, तो बेटा हम बात कर रहे थे कि ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी अप्रोच, जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस और जिसमें आपकी ग्रिप, ये मैटर करती है आपका 70% पेपर मार्क्स कराने में। चले, आप सारे स्टूडेंट बैठे हैं, जुनेद आप खुश रहिएगा, खामोश रहिएगा। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर वर्ड लिस्ट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, स्टेट, डिस्कस और नरेट, चलें जी, मुझे ये बताएं कि इन वर्ड्स के अंदर फर्क क्या है। लिस्ट से क्या मुराद है, डिस्क्राइब से क्या मुराद है, एक्सप्लेन से क्या मुराद है, स्टेट से क्या मुराद है, डिस्कस से क्या मुराद है, नरेट से क्या मुराद है। ये नॉर्मली हमारे क्वेश्चन के अंदर यही वर्ड यूज होते हैं। आप में से कितनों को ये आइडिया क्लियर है कि ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है? जुनेद आप नहीं बोलेंगे बेटा। लिस्ट का मतलब होता है पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना। ये मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर आप कल थे। अच्छा आगे चले। और सर डिस्क्राइब होगा, उसको एलैबोरेट करना। अच्छा, फिर एक्सप्लेन और क्या हुआ? एक्सप्लेन भी सर वही चीज़ होती है, लेकिन एक्सप्लेन ज़रा लेंथी फॉर्म में है, उसको लिखना। अच्छा, स्टेट? स्टेट उसको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन जो होती है। तो अगर वो वर्ड टू वर्ड है तो फिर नरेट से क्या मुराद है? सर तो नरेट फंसाने आई वाली थिंक बात सर कि इसको एक सिनेरियो से लिंक करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, ओके, आगे मूव करते हैं। अब ये पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं कि इन पॉइंट क्या हैं। अब मैं इनको बारी बारी जो है, हम इनको सारों को जो है वो टच करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कहाँ पे होता है। उससे पहले एक और चीज क्लियर करते हैं। एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, तमाम 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पूरा पेपर 3 टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस करता है। इससे पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा बुक से रिलेटेड और कोर्स से रिलेटेड। इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं, ये एडवांस लेवल की चीज़ है। बुक से रिलेटेड बेटा बात मैं ये करना चाहूँगा कि ओल्ड बुक्स वगैरह जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट दिखाता हूँ। मुझे ये बताएं कि पहले चैप्टर के अंदर, जो कि अब चैप्टर 11 हो गया है, रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, क्या ये किसी सप्लीमेंट में पहले देखी थी हमने? नो सर। नहीं देखी थी। बहुत ही लेंथी टॉपिक है ये, और इस बार मैं कह रहा हूँ कि 95% चांस है, लिख के रख लें कि ये पूरे का पूरा टॉपिक आपसे टेस्ट होने वाला है। पूरा टॉपिक ऐड हुआ है। मुझे बताएं कि ऑफिसर की डेफिनेशन थी लास्ट वाले उसमें? नहीं थी। नहीं सर। सर थी। नहीं, ऑफिसर की डेफिनेशन नहीं थी बेटा। सर मेरे ख्याल में वो सेक्रेटरी की थी शायद, वो जो कंपनी प्रोस्पेक्टस सेक्रेटरी वगैरह की ऑथराइज वो करते हैं। डेफिनेशंस थी। कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, जी। इनकी डेफिनेशंस थी, ऑफिसर की नहीं थी। इस तरह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन नहीं थी, स्पेशल रेजोल्यूशन की थी। इसके अलावा बाकी बहुत कुछ चेंज हुआ यार, काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हुई हैं। खैर, तो पहली बात तो ये है कि भैया जी पुराना सिलेबस जो है वो उसमें मजीद भी एडिशन है। अगर आप कहें कि सिर्फ सप्लीमेंट की हद तक था और वो इस बार सिलेबस का पार्ट है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि भैया जी हमारी बुक जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके चैप्टर टोटल कितने बच गए हैं, ज़रा मुझे देखने दें फिर से। 16। क्या 3? नहीं 16 नहीं है बेटा, 18 है आई थिंक। देख सर लेते हैं। 16 है। 16 चैप्टर हैं सर। इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। अच्छा, ये तो एग्जामिनेबल सप्लीमेंट है।
किधर गया? 16 है सर। अच्छा चलें बात कर लेते हैं अभी। मैंने इधर डाउनलोड किया हुआ था यार, किधर गया कैफ का? ओके 16 चैप्टर टोटल है। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी लॉ का जो 50% वेटेज है, अभी अगर हम ओल्ड बुक के अंदर देखें तो उन्होंने ना पहले ये 18 चैप्टर हुआ करते थे एम लॉ के, जो कि उन्होंने 10 कर दिए, और ये किसी हद तक लॉजिकल भी है। अब मैं आपसे बताता हूँ ना, मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछली अटेम्प्ट में जो कंपनी लॉ का पूरा पेपर था वो 50 नंबर का था। एक चैप्टर ये वाला मिला के कंपनी लॉ के कितने थे पिछली बार चैप्टर? 7 थे, 19 27 8 चैप्टर, 9 चैप्टर थे, 8 9 चैप्टर। तो एक कंपनी के 27 चैप्टर में से 9 चैप्टर 50 नंबर के हैं और 12 चैप्टर मिला के हो जाता था 85 नंबर। बाकी 8 चैप्टर जो है वो 10 नंबर के, 8 से भी ज्यादा, कितने? 15 चैप्टर, बिल्कुल 15 चैप्टर सिर्फ 10 नंबर के हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप किसी साइंसदान को बताएं कि हम एक प्रोफेशनल स्टडी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, वहां पे हम एक बुक पढ़ रहे हैं जिसके टोटल 27 चैप्टर हैं, जिसमें से 12 चैप्टर का वेटेज 85% है और 15 चैप्टर का वेटेज 10% है। मुझे बताएं ये कोई अक्ल वाली बात है? नहीं है। तो आई कैप ने उनको कंसोलिडेट किया, ठीक हो गया। अब आप इससे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो कल की क्लास देख चुके होंगे रिकॉर्डेड, अगर नहीं देखी तो मैं फिर बता देता हूं कि आपकी ये जो अटेम्प्ट है ये गोल्डन अटेम्प्ट में से एक है। पिछली अटेम्प्ट में मैंने आपको रिजल्ट से पहले ही बता दिया था, पिछली मैंने इस जो रेगुलर स्टार्ट हुआ इससे पहले बताया था कि इन रिजल्ट्स में, इन क्लासेस में आई कैप का जो रिजल्ट है वो इंक्रीज करेगा। गोल्डन अटेम्प्ट का कंसेप्ट हम सबको पता है, कि अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि किसी भी सिलेबस की या सब्जेक्ट की लाइफ में 2 अटेम्प्ट गोल्डन कंसीडर होती है। एक वो अटेम्प्ट जो उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, और एक वो अटेम्प्ट जिसके अंदर वो चेंज होने जा रहा हो। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, इसके अलावा कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जिस तरह आई कैप कहता है कि भाई बिग 4 नाम की कोई कैटेगरी हमारे लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम सबको पता है कि मौजूद है। ओके, अब लॉ के हिसाब से 3 चीजें आपके हक में हैं, फेवर में, इस अटेम्प्ट में लॉ निकालना। पहली गोल्डन अटेम्प्ट होने की वजह से ये है कि भैया जी इसके बाद सिलेबस स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। ये एक अटेम्प्ट, ये 2 अटेम्प्ट, मैक्सिमम 3, 2 में 2 के बाद हो जाना इसमें सिलेबस स्प्लिट हो रहा है, मेजर चेंजेस हो रही हैं, तो इस वजह से पासिंग रेशियो बढ़ने वाली है। आप खुद देख सकते हैं कि 70% इसकी बड़ी ड्रामेटिक किस्म की इंक्रीज है लॉ के अंदर। मैं हैरान रह गया उस बार रिजल्ट देख के। अच्छा, दूसरी वजह से बेटा ये गोल्डन इस वजह से है कि इसके अंदर डिलीशन बहुत ज्यादा हो गई है। जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक थे, टेंशन वाले, परेशानी वाले टॉपिक थे, रट्टे मारने वाले, काफी हद तक डिलीट हो चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर सबसे पहले नंबर पे था। नहीं तो हम वो डेफिनेशन ही याद करते करते रह जाते थे, वो बीटा डिक्टा रेशो डिसेंडाई, पता नहीं क्या कुछ अजीब अजीब सी। खैर, तो वो भी डिलीट हो चुका है, तकरीबन इसका काफी सारा पोर्शन डिलीट हो गया है। तीसरे नंबर पे बेटा जी गोल्डन अटेम्प्ट वजह ये है कि ऑफ कोर्स आपको इस अटेम्प्ट में भी यहाँ तक कि मुझे टाइम ज्यादा मिलने वाला है। जो हालात आने वाले हैं, कोविड की सिचुएशन है, आपने घरों में बैठना है, बर्डन आपके ऊपर कम होना है, कॉलेज आने जाने का जो ड्यूरेशन है वो आपका खत्म हो जाएगा, एक इजी इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे, फीसें आपकी कम लगेंगी, बचत हो जाएगी थोड़ी सी। तो ये इस हिसाब से भी एक लकी अटेम्प्ट है, मे भी हो सकता है आपको इसमें भी टाइम ज्यादा मिल जाए। ओके, तो कोशिश करें कि इस अटेम्प्ट में लॉ क्लियर कर लें। अगर नहीं करते बेटा, और खुदा ना खास्ता आप न्यू पॉलिसी में फॉल कर जाते हैं, आप बच्चे कहते हैं कि बेटा जी हमें जो